इसमें देखो क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर जो है उन्होंने बेटा ये वाला जो हमारा चैप्टर है ये लिखा है। पार्ट 1, सिंस इट्स इन्वेंशन। इट्स का मतलब लिखो इंटरव्यू। सिंस इट्स इन्वेंशन a little over 130 years ago, the interview has become a common place of journalism. और ये वाली लाइन बेटा जो हमारा राइटर है उसकी ओपिनियन है। What are the writer's views on interview? तो राइटर हमें बता रहा है कि इंटरव्यू 130 years ago जो है इन्वेंट हुआ था और आज जर्नलिज्म का कॉमन पार्ट बन गया है। जर्नलिज्म का मतलब आपको मालूम ही है बेटा, जो मैगजीन्स न्यूज़पेपर्स उसमें जो हमारे आर्टिकल्स वगैरह छपते हैं। टुडे ऑलमोस्ट एवरीबडी हु इज लिटरेट विल हैव रेड एन इंटरव्यू एट सम पॉइंट इन देयर लाइव्स। इतना कॉमन हो गया है इंटरव्यू कि कोई एजुकेटेड बंदा अगर है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसने अपने जीवन में ना पढ़ा हो इंटरव्यू। While from the other, several thousand celebrities have been interviewed over the years, some of them repeatedly. और अगर तुम सेलिब्रिटीज की बात करो तो बेटा कितने हजारों सेलिब्रिटीज के जो है वो इंटरव्यू आज तक हो चुके हैं इन 130 years में, और कई सेलिब्रिटीज के तो बार बार हो चुके हैं। So it is hardly surprising that opinions of the interview, और इसीलिए बेटा ये सरप्राइजिंग नहीं है कि इंटरव्यू के बारे में इतने सारे व्यू पॉइंट्स हैं। जो चीजें बहुत कॉमन होती हैं उनके बारे में लोगों की ओपिनियंस अलग अलग होती हैं। जो अनकॉमन चीज है उसके बारे में लोग ओपिनियन क्या देंगे? तो इंटरव्यू कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म है, लास्ट 130 ईयर से चला आ रहा है। इसलिए बेटा इसके लिए डिफरेंट ओपिनियंस हैं डिफरेंट लोगों की। एंड सो इट इज हार्डली मतलब नॉट एट ऑल सरप्राइजिंग दैट ओपिनियंस ऑफ द इंटरव्यू ऑफ इट्स फंक्शंस। इंटरव्यू का क्या फंक्शन है, मेथड्स, मेरिट्स, वेरी कंसिडरेबली। वेरी का मतलब डिफर, कंसिडरेबली का मतलब लार्जली। तो बहुत ज्यादा बेटा इंटरव्यू के बारे में लोगों की ओपिनियंस चेंज होती हैं। Some might make quite extravagant claims, for it is as being in its highest form a source of truth. Number 1, पहला एडवांटेज इंटरव्यू जो है वो सोर्स ऑफ ट्रुथ है, सच्चाई जानने का एक बेटा जरिया है। एंड इन इट्स प्रैक्टिस एन आर्ट। नंबर 2, इंटरव्यू एक आर्ट भी है। Other usually celebrities who see themselves as its victims, पर बेटा जो सेलिब्रिटीज हैं वो इंटरव्यू को पसंद नहीं करते। जो फेमस पीपल हैं वो कहते हैं इंटरव्यू तो हमें ऐसा लगता है जैसे हम उसके शिकार हो गए हैं। विक्टिम्स फील करते हैं अपने आप, शिकार फील करते हैं इंटरव्यू का। माइट डिस्पाइज द इंटरव्यू। डिस्पाइज का मतलब हेट, as an unwarranted intrusion into their lives. Unwarranted, बिना किसी वार्निंग के इंटरफेरेंस है हमारी पर्सनल लाइफ में इंटरव्यू। तो सेलिब्रिटीज हेट इंटरव्यूज। Why celebrities hate interviews? Because they feel that they are the victims of interview. Because they feel that interviews are kind of interference into their lives, or feel that it somehow diminishes them. और बेटा सेलिब्रिटीज ये मानते हैं कि इंटरव्यू उन्हें डिमिनिश करता है, उनकी पोजीशन को कम कर देता है। जस्ट एज सिमिली यूज हुई है बेटा, सिमिली जैसे,
In some primitive cultures, primitive मतलब olden, ancient, बेटा कुछ cultures ऐसे थे, it is believed that if one takes a photograph portrait of somebody, then one is stealing that person's soul. तो कुछ प्रिमिटिव कल्चर्स में ये माना जाता था, अगर किसी इंसान का आप फोटोग्राफ लेते हो, पोर्ट्रेट बनाते हो, तो आप उस इंसान की सोल, आत्मा चुरा रहे हो, उसकी जिंदगी कम कर रहे हो। इसी तरीके से सेलिब्रिटीज कहते हैं कि जब लोग हमारा इंटरव्यू लेते हैं तो हमें डिमिनिश हो जाते हैं, हम डिक्रीज हो जाते हैं। तो बेटा ये वाला आपको ध्यान रखना है, वाई द कंपैरिजन ऑफ इंटरव्यू इज मेड विद द प्रिमिटिव। ठीक है। वी.एस. नायपॉल। अब बेटा अलग अलग सेलिब्रिटीज के नाम याद करके उन्होंने क्या कहा है इंटरव्यू के बारे में, वो हमें याद रखना है। वी.एस. नायपॉल feels that some people are wounded by interviews and lose a part of themselves. वी.एस. नायपॉल के नाम के साथ याद रखना वर्ड वुंडेड। वी.एस. नायपॉल ऐसा मानते हैं कि इंटरव्यू से जख्म हो जाता है, इंजरी हो जाती है, एक पार्ट खो जाता है। तो बेटा इसको याद भी हम साथ साथ करते जा रहे हैं। हमने बोला इंटरव्यू के इन्वेंशन को 130 इयर्स हो गए, जर्नलिज्म का कॉमन प्लेस है, और इंटरव्यूज के लिए बेटा डिफरेंट जो हैं लोग वो डिफरेंट रिस्पॉन्स देते हैं अबाउट द मेरिट्स, एडवांटेजेस, फंक्शंस ऑफ इंटरव्यू। फिर आप क्या लिखोगे, इट इज सोर्स ऑफ ट्रुथ, इट इज एन आर्ट, और बेटा फिर इन्होंने बोला था इट इज, कुछ लोग ये कहते हैं कि जो सेलिब्रिटीज हैं दे हेट इट बिकॉज दे कंसिडर इट एज देयर विक्टिम्स, और बेटा वो कहते हैं कि इंटरव्यू अनवारंटेड इंट्रूजन है उनकी लाइफ में। कुछ लोग कहते हैं कि इंटरव्यू उन्हें डिमिनिश कर देता है, जैसे प्रिमिटिव कल्चर्स में माना जाता है कि जैसे पोर्ट्रेट या फोटोग्राफ लेने से इंसान का सोल हम चुरा लेते हैं, इंटरव्यू लेने से उस इंसान को हम डिमिनिश कर देते हैं। और उसके बाद हम राइटर्स का नाम याद कर रहे हैं, तो वी.एस. नायपॉल ने वुंडेड वर्ड यूज किया है इंटरव्यू। दूसरा बेटा जो राइटर है ल्यूइस कैरॉल। अब आपसे पूछेंगे हु इज ल्यूइस कैरॉल, आप सबसे पहले लिखोगे द क्रिएटर ऑफ एलिस इन वंडरलैंड। एलिस इन वंडरलैंड बुक इन्होंने लिखी है। और लुइस कैरॉल क्या कहते हैं इंटरव्यू के, was said to have a just horror of the interviewer। लुइस कैरॉल को तो बेटा हॉरर था, डर लगता था इंटरव्यूअर से। एंड ही नेवर consented मतलब agreed to be interviewed। It was his horror of being lionized। Lionized का मतलब लिखो becoming famous। इंटरव्यूअर्स मुझे लॉयनाइज कर देंगे, इतना फेमस कर देंगे। Which made him thus repel का मतलब hate, would be बेटा which thus repel would be acquaintances, interviewers and the persistent का मतलब continuous, petitioners का मतलब बेटा those who request, जो कि बेटा फैंस होते हैं, for his autograph। और इस वजह से फेमस नहीं होना चाहता था लुइस कैरॉल, इसलिए वो अपने इंटरव्यूअर्स को दूर रखता था, अपने फैंस को दूर रखता था, अपने जानने वालों को अपने से दूर रखता था। He had a kind of horror for the interviewer, and he would afterwards relate the stories of his success in silencing all such people with much satisfaction and amusement। और फिर बाद में सबको बड़े आराम से एंटरटेनमेंट में बताया करता था कि कैसे उसने सबको भगा दिया, फैंस को भगा दिया, इंटरव्यूअर्स को भगा दिया। तो पहला नाम आपने याद किया बेटा वी.एस. नायपॉल, वुंडेड वर्ड यूज किया है उन्होंने। और बेटा दूसरा लुइस कैरॉल जिन्होंने एलिस इन वंडरलैंड किताब लिखी है और उनको हॉरर था इंटरव्यूअर्स से। थर्ड रुडयार्ड किपलिंग। और जितना क्रिटिसाइज इंटरव्यू को रुडयार्ड किपलिंग ने करा है उतना तो किसी ने किया ही नहीं। रुडयार्ड किपलिंग एक्सप्रेस्ड एन इवन मोर कंडेम्टरी, कंडेम्टरी का मतलब गिल्टी,
बेटा कंडेम्पटरी का मतलब ब्लेमिंग, इतने ब्लेम वाला एटीट्यूड टुवर्ड्स द इंटरव्यूअर। और रुडयार्ड किपलिंग की वाइफ का नाम भी दिया हुआ है, हिज वाइफ कैरोलिन writes in her diary for 14th October 1892 that their day was ragged मतलब spoiled by two reporters from Boston. बोस्टन से दो रिपोर्टर्स आए और उन्होंने हमारा दिन बर्बाद कर दिया, ये डायरी में लिखा है। मतलब कितना बुरा लगता था उनको बेटा इससे इंटरव्यू से। तो रुडयार्ड किपलिंग ने सबसे ज्यादा कंडेम किया है इंटरव्यू को। और आपसे पूछेंगे तो आपको ये याद होना चाहिए, इतना कंडेम किसी ने नहीं किया, और किसी की वाइफ का नाम भी नहीं दिया हुआ है। तो कैरोलिन जो वाइफ है वो रुडयार्ड किपलिंग की है। और 14 अक्टूबर 1892 को उन्होंने अपनी डायरी में क्या लिखा था, ये वाली लाइन लिखी। She reports her husband as saying to the reporters, "Why do I refuse to be interviewed? Because it is immoral, it is crime." इतना बेटा ब्लेम करा है। वो कहता था मुझे इंटरव्यू अच्छा नहीं लगता है देना, क्योंकि इंटरव्यू देना लेना दोनों इमोरल है, क्राइम है, पनिशमेंट मिलनी चाहिए। Just as much of a crime as an offense against my person as an assault का मतलब killing, and just as much merits punishment। तो बेटा कितने बड़े बड़े ब्लेमिंग वाले वर्ड्स उसने यूज किए हैं। असॉल्ट है बेटा, क्राइम है, इमोरल है, कोई रिस्पेक्टेबल मैन इंटरव्यू देगा नहीं, कोई रिस्पेक्टेबल मैन इंटरव्यू लेगा नहीं। इट इज कावर्डली, डरपोकों का काम है इंटरव्यू। एंड वाइल का मतलब वर्थलेस, अनसिविलाइज। नो रिस्पेक्टेबल मैन वुड आस्क इट, मच लेस गिव इट। Yet Kipling had himself perpetrated such an assault on Mark Twain only a few years before. आयरॉनी लिखो, आयरॉनी। आयरॉनी ये है, इतनी बड़ी बड़ी बातें करी इंटरव्यू के अगेंस्ट, और बेटा कुछ साल के बाद ही मार्क ट्वेन का इंटरव्यू लिया। तो रुडयार्ड किपलिंग को याद रखना, कितने सारे वर्ड से याद रखोगे तो। रुडयार्ड का नाम दिया है, इससे ज्यादा किसी और ने ब्लेम कंडेम करा नहीं है इंटरव्यू को। और इसकी सारी की सारी बातें आयरॉनिकल है, क्योंकि बाद में इसने खुद मार्क ट्वेन का इंटरव्यू लिया था। अगर इंटरव्यू असॉल्ट है, किलिंग है, तो इसने मार्क ट्वेन को किल किया है। तो बेटा वी.एस. नायपॉल वुंडेड, लुइस कैरोल, एलिसन वंडरलैंड, हॉरर ऑफ इंटरव्यूअर, और फिर रुडयार्ड किपलिंग। H.G. Wells, in an interview in 1894, referred to the interviewing ordeal. H.G. Wells के साथ नाम याद रखो, वर्ड याद रखो, ऑर्डियल। ऑर्डियल अभी तुम लोगों ने आर्ट जेनिफर में भी वर्ड किया है। ऑर्डियल का मतलब सीवियर टेस्ट। तो बेटा उसने H.G. वेल्स ने इंटरव्यू को सीवियर टेस्ट बोला है। बट वॉज अ फेयरली फ्रीक्वेंट इंटरव्यूई, और बेटा इतने उसके इंटरव्यू लिए जाते थे, जबकि वो हर बार कहता था कि इंटरव्यू देने का मतलब एक ऑर्डियल है। एंड 40 years later फाउंड हिमसेल्फ इंटरव्यूइंग जोसेफ स्टेलन, और 40 साल के बाद खुद उसने जोसेफ स्टेलन का इंटरव्यू लिया। आयरॉनी। तो इंटरव्यू के बारे में दो लोगों की आयरॉनी है, आयरॉनिकल स्टेटमेंट दो लोगों ने दिया है। आयरॉनिकल का मतलब जो कह रहे हैं करना बिल्कुल उसका अपोजिट। तो बेटा उन्होंने, रुडयार्ड किपलिंग में आयरॉनी है और इसके स्टेटमेंट में भी आयरॉनी है H.G. वेल्स के, क्योंकि दोनों ने इंटरव्यू लिया है बाद में। बेटा फिफ्थ पे आ जाओ, सॉल बिलो हु हैज कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड, who has agreed to be interviewed on several occasions, nevertheless once described interviews as being like thumbprints on his windpipe. सिमिली यूज किया है। वो बेटा उसका बहुत सारे इंटरव्यू सॉल बिलो का लिया करते थे, और उन्होंने बोला कि जब तक इंटरव्यू चलता है मुझे ऐसा लगता है मेरी विंड पाइप के ऊपर थंब लगा दिया है, सांस की जो पाइप है उसे रोक दिया है, सफोकेशन की फीलिंग होती है इंटरव्यूज। तो बेटा 5 जो है वो राइटर्स, वी.एस. नायपॉल,
लुइस कैरोल, रुडयार्ड किपलिंग, H.G. वेल्स और सॉल बेलो। मैंने बोला था 5+1 है। इन सब ने क्रिटिसाइज किया इंटरव्यू को, सिर्फ एक ही बंदा है जिसने इंटरव्यू की तारीफ करी और इसका नाम है डेनिस ब्रायन। Yet, despite the drawbacks of the interview, it is a supremely आपको पता है, extremely serviceable का मतलब suitable medium of communication। इतना कहने के बाद भी क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर राइटर कहता है that interview is extremely serviceable, extremely useful medium of communication. These days, more than at any other time, our most vivid impressions, vivid का मतलब clear impressions of our contemporaries are through interviews. Contemporaries मतलब of the same time. अगर किसी का बेटा विविड इंप्रेशन क्रिएट करना हो, लाइवली इंप्रेशन उसके बारे में लेना हो, तो इट इज ओनली थ्रू इंटरव्यू। Dennis Bryan has written almost everything of moment reaches us through one man asking question of another. Because of this, the interview holds a position of unprecedented मतलब never before power and influence. इंटरव्यूअर के पास वो पावर और इन्फ्लुएंस है, nobody has such power and he is the person जिसके थ्रू बेटा पूरा पर्सनालिटी हमें मालूम चल जाता है अबाउट द पर्सन, सेलिब्रिटी। तो यहां तक हमारा फर्स्ट पार्ट था इंटरव्यू का और इसमें हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ लिए। बुक में से पढ़ने के बाद अब आप नोट्स निकालो और नोट्स में बेटा बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपको रेडीमेड तैयार मिल जाएगा। बुक में से अब आपने पढ़ ही लिया है, तो एक बार नोट्स में से रीड कर ले तो फिर हम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आंसर भी बाद में लिखवाऊंगी, अभी आप पहले ये देखें। पीडीएफ मैंने शेयर कर ही दिया है आपके साथ। द इंटरव्यू बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर, पार्ट 1। Interview has a history of over 130 years. It is now a commonplace of journalism. Till date, thousands of celebrities have been interviewed and every literate person is familiar with it. Interview invokes different responses in different minds. Beta, interview creates different responses in different people regarding its functions, methods and merits. Merits मतलब uses. Many claim, कई लोग कहते हैं that interview to be a source of truth. It gives a perfect insight of the personality of the interviewee. It is an art. Insight का मतलब inner look. तो किसी भी इंसान की जो पर्सनालिटी के इंसाइट अगर आपको चाहिए तो इंटरव्यू से होता है। Usually, celebrities see themselves as its victims and detest it. Detest मतलब hate करते हैं। They call it an unwarranted intrusion into their lives. Some feel interview somehow diminishes them, just as in some primitive cultures, it is believed that if one takes a portrait of somebody, then one is stealing that person's soul. According to V.S. Naipaul, people are wounded by interviews and lose a part of themselves. According to Lewis Carroll, the author of Alice in Wonderland, he had a just horror of the interviewer. He had the fear of being projected as larger than life. He refused interviews and always kept his fans, acquaintances and interviews at an arm's length. Arm's length का मतलब distance, हमेशा अपने से दूर रखता। This gave him a great satisfaction as well as amusement or entertained भी होता था. Later on, he would relate the stories of his success in silencing all such people. Rudyard Kipling expressed had even more condemnatory attitude. Condemnatory मतलब blaming attitude towards the interviewer. His wife Caroline wrote in her diary for 14th October 1892. Their day was ragged by, beta destroyed by, spoiled by 2 reporters from Boston. Her husband called interviews immoral crime. It is cowardly and vile.
No respectable man would ask it, much less give it. He felt that whole process merited punishment, and though he himself had once interviewed Mark Twain. H.G. Wells in 1894 referred to the interviewing ordeal, but was a fairly frequent interviewee. After 40 years, he himself interviewed Joseph Stalin. तो इन दोनों के रिमार्क्स के साथ आप आयरॉनिकल रिमार्क्स लिखोगे. Saul Bellow described interview as being like thumbprints on his windpipe. Simile use हुआ है. Despite the drawbacks, interview is a supremely serviceable, suitable medium of communication. और सिर्फ लास्ट बंदा जिसने तारीफ करी है, according to Dennis Bryan, the most vivid impressions of celebrities can be taken through interviews. The interviewer holds a position of unprecedented मतलब never before power and influence because this man asks questions and everything reaches to the details. ठीक है. और अब बेटा बुक वाले बुक में हम पढ़ेंगे पार्ट 2. और बेटा ये जो पार्ट 2 हमें दिया है, इसमें हम दो चीजें पढ़ रहे हैं. इसमें हम ये तो पढ़ ही रहे हैं कि इंटरव्यू किसका लिया जा रहा है, पर पार्ट 2 में हम पढ़ रहे हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड इंटरव्यू. एक अच्छे इंटरव्यू की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, एक अच्छा इंटरव्यू किसे कहते हैं, वो इसको एग्जाम्पल है बेटा उसका. और दूसरा क्वेश्चन, जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है, जो अम्बर्टो इको है बेटा, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या पता चलती हैं आपको ये इंटरव्यू पर. तो ये वाले क्वेश्चंस हमें आउट ऑफ द वे जाके तैयार करने पड़ेंगे. मैं लिखवाती जाऊंगी साथ साथ में, बाकी तो लॉन्ग आंसर लिखेंगे. और बेटा अभी शॉर्ट आंसर भी लिखवाना है, पर फिर वो बाद में लिखवाती हूँ, पहले हम इसको पढ़ लें. अभी आप पहले याद करो वो वाले क्वेश्चन का आंसर. हु इज अम्बर्टो इको? The following is an extract from an interview of Umberto Eco. The interviewer is Mukund Padmanabhan from The Hindu. The Hindu न्यूज़पेपर के लिए मुकुंद पद्मानाभन इंटरव्यू ले रहे हैं. अम्बर्टो इको का इंटरव्यू लिया जा रहा है. Who is Umberto Eco? A professor at the University of Bologna in Italy. बेटा यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनी इटली के ये प्रोफेसर हैं. had already acquired a formidable मतलब लिखो बेटा achieved, respectable. acquired का मतलब achieved, formidable का मतलब respectable reputation as a scholar for his ideas on semiotics. semiotics का मतलब देखो ब्रैकेट में दिया है, the study of sign. So beta, who is Umberto Eco? Number 1, Umberto Eco is a professor in University of Bologna, Italy. Number 2, he is a scholar of semiotics. Semiotics subject के scholar है. तीसरा, literary interpretation. लिटरेचर को इंटरप्रेट करते हैं, दूसरी लैंग्वेजेस में लिखते हैं. बेटा he is a medieval aesthetics. Medieval aesthetics is a branch of philosophy. तो फिलोसोफर भी हैं. बेटा बिफोर ही टर्न टू राइटिंग फिक्शन, और फिर इन्होंने नॉवल लिखनी भी शुरू करी. प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनी इटली, स्कॉलर ऑफ सेमियोटिक्स, बेटा लिटरेरी इंटरप्रेटर, फिर हमने बोला मेडिवल एथिस्टिक, और बेटा एस्थेटिक्स का मतलब हो गया ही इज ऑल्सो अ फिलोसोफर, और फिर हमने लिखा नॉवलिस्ट. लिटरेरी फिक्शन भी लिखते हैं, एकेडमिक टेक्स्ट भी लिखते हैं, कोर्स की किताबें लिखते हैं, एसेज भी लिखते हैं, चिल्ड्रंस की बच्चों की भी किताबें लिखते हैं, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स भी लिखते हैं, और बेटा फिर उन्होंने नॉवल भी लिखी है. हिज रिटन आउटपुट इज स्टैगरिंगली का मतलब शॉकिंग, लार्ज एंड वाइड रेंज. और इतना सारा इनका बेटा इलेबोरेट जो राइटिंग आउटपुट है, जो राइटिंग प्रोडक्शन है, वो इतना सारा है.
तो कितना सारा है, जरा चार चीजें देख लो। चिल्ड्रन बुक्स लिखी, एसेज लिखे, आर्टिकल्स लिखे, एकेडमिक किताबें लिखी, नॉवेल्स लिखी, लिटरेचर फिक्शन लिखा क्योंकि इंटरप्रिटेशन करते हैं। और बेटा इन 1980 he acquired the equivalent of intellectual superstardom with the publication of The Name of the Rose. 1980 में इन्होंने एक नॉवल लिखी जिसका नाम है द नेम ऑफ द रोज, और वो नॉवल छपने के बाद ये स्टार बन गए। और कहाँ के स्टार बन गए? इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड के, इंटेलिजेंट लोगों की दुनिया के स्टार बन गए। इतनी बेटा फेमस हुई इनकी नॉवल, which sold more than 10 million copies. 10 मिलियन कॉपीज से ज्यादा बिकी है द नेम ऑफ द रोज। और बेटा इनका जो है वो इंटरव्यू शुरू होगा। टोटल 5 क्वेश्चंस पूछे हैं, और तुम देखो हर क्वेश्चन बेटा छोटा है, आंसर लंबा है। इंटरव्यू जो परफेक्ट होता है वो ऐसे ही होना चाहिए। लाइमलाइट में आपका इंटरव्यूई हो, सेलिब्रिटी हो, जिसका आप इंटरव्यू लेते हो वो लाइमलाइट। तो बेटा ये बहुत ही परफेक्ट और बढ़िया एग्जांपल है इसका, इन परफेक्ट इंटरव्यू का। इसमें बेटा थोड़े से क्वेश्चंस हम पढ़ लेते हैं, फिर बाद में देखते हैं, दूसरी क्लास में खत्म होगा। तो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मुकुंद? मुकुंद का पहला क्वेश्चन क्या है? द इंग्लिश नॉवेलिस्ट, बस फर्स्ट क्वेश्चन ही पढ़ेंगे बेटा, बाकी के फिर बाद में पढ़ेंगे। द इंग्लिश नॉवेलिस्ट एंड एकेडमिक डेविड लॉज once remarked, I can't understand how one man can do all the things he does. अब इस चैप्टर में अम्बर्टो इको का नाम तुम्हें याद आ गया, तुम्हें बेटा इसका भी नाम ध्यान आ गया, मुकुंद पद्मानाभन का। डेविड लॉज से क्वेश्चन आ जाएगा तो तुम तो बैठ जाओगे कि ये डेविड लॉज कहाँ था। तो डेविड लॉज के बेटा बारे में भी पता लगा लेना और याद रखना। डेविड लॉज एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट और एकेडमिशियन है, और उनका रेफरेंस लेके मुकुंद ने पहला क्वेश्चन पूछा है। इंग्लिश एसेज और एकेडमिक, डेविड लॉज कहते हैं समझ नहीं आता अम्बर्टो इको इतना सारा काम कैसे कर लेते हैं। मतलब लिटरेरी बेटा इंटरप्रिटेशन भी कर लेते हैं, चिल्ड्रंस बुक्स भी लिख लेते हैं, एसेज भी लिख लेते हैं, एकेडमिक टेक्स्ट भी लिख लेते हैं, नॉवेल्स भी लिख लेते हैं, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स भी लिख लेते हैं। इतना सारा काम वो कर कैसे लेते हैं? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया। और बेटा अम्बर्टो इको का जो वो है, वो जवाब भी बहुत लंबा उन्होंने दिया। और जब हम लंबा जवाब देते हैं इसका मतलब होता है वी आर इंजॉइंग द इंटरव्यू। तो बेटा उन्होंने जवाब दिया, मे बी आई गिव द इम्प्रेशन ऑफ डूइंग मेनी थिंग्स, बट इन द एंड आई एम कन्विंस्ड आई एम ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग। मैं इंप्रेशन देता हूं कि मैं बहुत काम कर रहा हूं, पर मैं बहुत काम नहीं करता, एक ही काम करता हूं। एग्जाम्पल देता है, कहता है फिलोसफी मेडिवल एस्थेटिक हूं मैं, और विदा कहता है कि इसी एस्थेटिक्स पे, इसी फिलोसफी पे मैं हर किताब लिखता हूँ, चाहे वो कोर्स की किताब हो, चाहे वो बेटा नॉवेल हो, चाहे वो बच्चों की किताब हो, चाहे वो न्यूज़पेपर आर्टिकल है। तो काम तो एक ही है, अलग अलग जो है वो इंप्रेशन आ रहे हैं। देखो कहता है बेटा, वो मुकुंद ने पूछा कौन सा है काम? नाउ इट इज मोर डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। आई हैव सम फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट, मेरे कुछ फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट है, एंड आई परस्यू देम। परस्यू का मतलब लिखो फुलफिल देम, और मैं अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करता हूँ, पूरा करता हूँ, सेटिस्फाई करता हूँ थ्रू माई एकेडमिक वर्क्स एंड माई नॉवेल्स। Even my books for children are about non-violence and peace. You see the same bunch of ethical philosophical interest. तो एक ही काम है, एक ही टॉपिक है, उसी के ऊपर डिफरेंट बेटा बुक्स लिख रहे हैं। तो उन्होंने बोला दैट ही डज वन थिंग बट ही गिव्स द इंप्रेशन ऑफ डूइंग मेनी थिंग्स। और बेटा दूसरा उन्होंने जवाब दिया, एंड देन आई हैव अ सीक्रेट। मैं इतना सारा काम कैसे कर लेता हूं, ये एक सीक्रेट है।
Did you know what will happen if you eliminate? Eliminate का मतलब remove the empty spaces from the universe. क्या आपको पता है क्या होगा अगर आपने यूनिवर्स में से सारी खाली जगह हटा दी तो? Eliminate the empty spaces in all the atoms. The universe will become as big as your fist. हमारी मुट्ठी में आ जाएगा यूनिवर्स. ऐसे ही हमारी आपकी लाइफ में बहुत सारा खाली टाइम होता है और हम 5-5, 10-10 मिनट करके उस खाली टाइम को वेस्ट करते हैं. अम्बर्टो इको का बेटा सीक्रेट ये है कि वो उस खाली टाइम में काम करता है. वो कह रहे हैं मैं उस खाली टाइम में काम करता हूँ. देखो, similarly we have a lot of empty spaces in our lives. Empty spaces मतलब free time. I call them interstices. इसे मैं कहता हूँ interstices. Interstices का मतलब बेटा the free time, the gap between one work and second work. Say you are coming over to my place. For example, आप मेरे घर आ रहे हैं. You are in an elevator. आप लिफ्ट में हो. And while you are coming up, I am waiting for you. This is an interstice. ये है बेटा वो gap, an empty space. And I work in empty spaces. मैं इस empty space में काम करता हूँ. While waiting for your elevator to come up from the first to the third floor, I would have written an article. और हंसते हुए कहता है मैं उतनी देर में एक आर्टिकल लिख लूंगा. तो अब आप खुद ही सोच लीजिए कि मैं इंटरस्टाइसेस में काम करता हूँ. बेटा साइड में यहाँ पे 3 चीजें लिखो. 3 नहीं, 2 चीजें लिखो. सबसे पहले अम्बर्टो इको की कैरेक्टरिस्टिक पता चलती है. ही इज वेरी मॉडेस्ट, बहुत पोलाइट है. तो ये नहीं बोल रहा हाँ मैं तो बहुत काम करता हूँ और मैं तो ऐसा ऐसा, कुछ नहीं. बेटा वो कह रहा है कि मैं बहुत काम करता हूँ नहीं, पर मैं इंप्रेशन ऐसा देता हूँ मैं तो एक ही काम कर रहा हूँ. और बेटा इंटरस्टाइसेस में काम करता है, इसका मतलब हमें कैरेक्टरिस्टिक पता चल रही है. ही इज अ हार्ड वर्किंग मैन. बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करता. ठीक है. और बेटा फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ फिर बाद में पढ़ते हैं. अभी नोट्स आपके पास है, वो नोट्स जल्दी से निकालो और जितना हमने इसमें से पढ़ा है नोट्स में से पढ़ लें. फिर नेक्स्ट क्लास में आगे का करते हैं थोड़ी देर बाद. Part 2, this part deals with the interview of Umberto Eco, a professor at the University of Bologna in Italy. He had achieved a formidable reputation, a respectable reputation as a scholar for his ideas on semiotics. He is a literary interpreter as well as a writer of fiction. His written output is large and wide-ranging. It includes literary fiction, academic texts, essays, children's books, newspaper articles. In 1980, he acquired intellectual stardom with the publication of his novel, The Name of the Rose. It's more than 10 million copies were sold. The interviewer is Mukund Padmanabhan of The Hindu. First question. David Lodge, the English novelist and academician, wonders how one man can do all the things. Answer of Eco. He gives the impression of doing many things, but always doing the same thing. He has some philosophical interest. He pursues these interests. He fulfills these interests through his novels or books. He writes on the same topics on children books also. Or dusra, he has a secret also. He gives the example, if we remove all the empty spaces in all the atoms, the universe will become as big as fist. In the same way, if we remove lot of empty spaces in our lives, we have much time. These empty spaces are interstices, and his secret is to work in interstices. और बेटा फिर ये एग्जाम्पल भी है. ठीक है, आगे का पढ़ते हैं अभी. आफ्टर 15 मिनट्स फिर बेटा ये चैप्टर का. ठीक है, सी. Thank you.